मैं पूनम सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपकी अपने चैनल माँ अन्नपूर्णा क्लासेस में। आज डिस्कस करेंगे भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश। किस तरीके से यूरोपीय जो शक्तियाँ हैं वो हमारे भारत में प्रवेश करती हैं, किस तरीके से पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसियों का क्या होता है, प्रवेश होता है अपने भारत में। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध होने के कारण इन सभी कंपनियों का भारत में आने का कारण क्या था? मेन जो पहले जो कारण था वो था भारत में व्यापार करना, क्योंकि भारत में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि मसाले ले लीजिए आप, व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि वो यहाँ से उन चीज़ों को बहुत ही कम दामों में खरीद कर अपने प्रदेशों में जा कर के, अपने राष्ट्र में जा कर के बहुत ही अधिक कीमतों में बेचते थे। अनेक यूरोपीय शक्तियों ने भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित किए, जैसे कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए और भारत में यूरोपीय व्यापार की शुरुआत की। सबसे पहले ये सभी लोग आते हैं और अपनी अपनी कंपनियों की स्थापना करते हैं, अपनी अपनी कोठी का निर्माण करते हैं। भारत में पुर्तगालियों के प्रवेश के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले कौन सा पुर्तगाली आता है। तो आप सभी को पता है सबसे पहले कौन आता है। 1498 ईस्वी में कौन पहुंचता है? वास्को डी गामा आता है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, जिसमें यूरोप व भारत के बीच स्थल मार्ग नहीं रहा। तो किस माध्यम से ये आएंगे? ये आएंगे जो जल वाला पार्ट है, जलीय माध्यम से आएंगे। यूरोपीय देश समुद्री मार्ग खोजने में लग गए। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कौन सी ईयर में आता है और कौन आता है। तो 1498 ईस्वी में आता है। कौन आता है? वास्को डी गामा आता है। आप याद रखेंगे कि इससे पहले 1492 ईस्वी में कोलंबस खोज करता है अमेरिका की। तो इन दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं। उसके भारत आने के बाद भारतीय और पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। अब देखेंगे कि जितनी भी कोठियां करते हैं वो समुद्र के आसपास के एरिया में स्थापित करते हैं, जैसे कि कालीकट केरल, ये भी समुद्र के तट पे, गोवा भी, दमनदीप और हुगली भी। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा, अब ये द अल्मीडा है तो ये एक पुर्तगाली है। क्या है? ये एक पुर्तगाली है। पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। पहला गवर्नर बनकर कौन आया? पहला पुर्तगाली था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। अल्मीडा के बाद 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क आता है भारत में गवर्नर बनकर। उसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। तो गोवा किसने छीना? गोवा छीना अल्बुकर्क ने। किससे? आदिल शाह से। बीजापुर के जो सुल्तान थे आदिल शाह, उनसे, एवं उसे पुर्तगाली सत्ता एवं संस्कृति का केंद्र बनाया। व्यापारिक उन्नति के साथ ही पुर्तगालियों ने भारत में सैन्य शक्ति का संगठन एवं विकास किया। वे भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। लगभग 100 वर्षों तक व्यापार करने के पश्चात पुर्तगालियों का पतन हो गया। अंततः पुर्तगाली भारत में गोवा, दमन तथा दीव पर ही अपना अधिकार रख सके। यहाँ पर एक पॉइंट आप याद रखेंगे, सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आते थे और सबसे बाद में जाने वाले कौन है? सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली हैं, क्योंकि सबसे बाद में किसको? गोवा को आज़ाद कराया जाता है पुर्तगालियों से 1961 ईस्वी में। तो आप इसको याद रखेंगे कि किस तरीके से 1498 में आते हैं और 1961 में ये जाने वाले कौन है? पुर्तगाली हैं। पहले आते हैं, बाद में जाते हैं सबसे। भारत में पुर्तगालियों की असफलता के क्या कारण होते हैं कि उनका जो क्षेत्र है वो सिर्फ सीमित रह जाता है और सभी पार्ट्स इनसे छिन जाते हैं? उनका क्या रीजन था? धार्मिक असहिष्णुता। सबसे पहला रीजन है धार्मिक असहिष्णुता।
पुर्तगालियों ने भारत में व्यापारिक असहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया, जिसके कारण मुसलमान और हिंदू भारत में उनके विरोधी हो गए और उनकी जड़ें खोदने लगे। ये क्या करने लगे? ये भारत में आकर के शादियां करने लगे दूसरी हिंदुओं से इस तरीके से। तो क्या हुआ, इन पर इनकी जो कम्युनिटी थी उस पे क्या हुआ, इसका एक गलत इम्पैक्ट गया। कैसे उत्तराधिकारी थे? अयोग्य उत्तराधिकारी, ये इसका दूसरा रीजन है। अल्बुकर्क के पश्चात कोई ऐसा योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ जो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को सुदृढ़ता और स्थायित्व प्रदान करता। ऐसी स्थिति में पुर्तगालियों का पतन होना निश्चित था, स्वाभाविक था। दोषयुक्त शासन व्यवस्था। भारत में पुर्तगालियों की शासन व्यवस्था दोषयुक्त थी, मतलब बहुत सारी कमियां थी उनमें। इनके कर्मचारी अनैतिक साधनों से धन कमाते थे, मतलब ईमानदारी से धन नहीं कमाते थे। पुर्तगाली अधिकारी भी रिश्वतखोर थे। वे न्याय एवं शांति व्यवस्था में उनकी कोई भी रुचि नहीं थी। सीमित साधन। अगला रीजन क्या है कि इनके पास एक सीमित साधन था। पुर्तगालियों के पास जन और धन दोनों ही साधन सीमित मात्रा में थे। इन साधनों के अभाव में जब पुर्तगालियों का संबंध साधन संपन्न मराठों, मुगलों तथा यूरोपीय जातियों से हुआ तो ऐसी स्थिति में वो असहाय हो गए। इनके पास लोग भी कम थे और धन भी नहीं था। जब इनको सामना करना पड़ा मुगलों से, मराठों से और भी यूरोपीय कंपनियां जैसे कि जो ब्रिटेन के थे, अंग्रेजों से, तो इनके पास सीमित जो साधन थे वो बहुत ही सीमित थे। इस कारण इनकी हार भी निश्चित हो गई थी। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस तरीके से हुआ, इसको आप देखेंगे। विजयनगर पुर्तगालियों का प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। ये एक इनके दमन का एक क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है कि किस तरीके से इन्होंने अपनी कोठी है वो विजयनगर में स्थापित की। अतः जब 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया तो इसका प्रभाव पुर्तगालियों के व्यापार पर पड़ा। जब विजयनगर साम्राज्य ही नहीं रहा, इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र भी विजयनगर को बना रखा है, तो स्वाभाविक है कि इनका भी पतन होना निश्चित है। निर्बल नौसैनिक शक्ति। कौन सी नौसैनिक शक्ति? पुर्तगालियों की नौसैनिक शक्ति अन्य यूरोपीय शक्तियों की अपेक्षा निर्बल थी, जिसके कारण प्रतिस्पर्धा में वे टिक ना सके। मराठों का शक्तिशाली होना। आप सभी को पता है कि मराठों में हुए हैं शिवाजी, उनके सामने अच्छे नहीं टिक पाए, तो ये कैसे टिक पाएंगे? 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में मराठों की शक्ति में अत्यधिक विस्तार हुआ, जिसमें उन्होंने सॉलसेट एवं बसीन आदि बस्तियां छीन ली। परिणाम स्वरूप भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव कम होने लगा, जो उनके पतन का मुख्य कारण बना। स्पेन द्वारा पुर्तगाल विजय। इसमें क्या दिया गया है उसको पढ़ेंगे। 1580 ईस्वी में स्पेन ने पुर्तगाल पर अपना अधिकार कर पुर्तगाल का विलय स्पेन में कर लिया। स्पेन ने भारत में पुर्तगालियों के व्यापार की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया, जिससे उनका पतन असंभावित था। जब आप ध्यान ही नहीं देंगे तब उसका पतन क्या हो जाएगा? निश्चित ही हो जाएगा। भारत में डचों का प्रवेश। पुर्तगालियों को मिले व्यापारिक लाभ से प्रोत्साहित होकर हॉलैंड निवासी डच कहाँ के थे? हॉलैंड थे। इसका अभी नाम क्या है? नीदरलैंड। इन्हें डच कहा जाता है, ने अपना ध्यान भारत की ओर केंद्रित किया। उनका पहला व्यापारिक केंद्र मलाया द्वीप समूह में आया, केप ऑफ गुड होप। ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते से ही वास्को डी गामा भारत में आया था। क्या यहाँ पर बोला गया है कि केप ऑफ गुड होते हुए भारत में 1596 में आने वाला कॉर्नेलिस डे हस्तमान प्रथम डच नागरिक था। आपसे पूछा जाएगा कि पहला डच नागरिक कौन था, तो कॉर्नेलिस डे। 1602 ईस्वी में डच इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कब होती है? 1602 में होती है। शीघ्र ही डचों ने मसालों के व्यापार पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और धीरे धीरे जो पुर्तगाली शक्ति है उसको क्या कर दिया? उसको समाप्त कर दिया। डचों ने भारत में व्यापार की ओर अधिक ध्यान दिया। उन्होंने यहाँ की राजनीति में ना तो कभी हस्तक्षेप किया और ना ही रुचि ली।
वो सिर्फ अपने व्यापार से मतलब रखते थे। डचों का दक्षिण पूर्व एशिया में अधिक ध्यान रहा। फलस्वरूप धीरे धीरे भारत में उनकी ख्याति कम होने लगी तथा अन्य यूरोपीय जातियों का प्रभाव बढ़ने लगा। डचों को ज़्यादा क्या था, लगाव नहीं था इन सभी से। भारत में अंग्रेजों का प्रवेश। अन्य भारतीय शक्तियों को भारत में व्यापारिक लाभ मिलता देखकर अंग्रेज भी भारत की ओर आकृष्ट हुए। अंग्रेजों ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, कब 1600 आप याद रखेंगे, तब वहाँ की जो रानी थी, वहाँ का जो मेन शासक था इंग्लैंड का, कौन था, महारानी एलिजाबेथ प्रथम से भारत में व्यापार करने के लिए आज्ञा पत्र प्राप्त किया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर व्यापार प्रारंभ कर दिया। 1608 ईस्वी में कप्तान हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम से आज्ञा पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले आने वाला अंग्रेज कौन है भारत में। 1608 ईस्वी में आया था जहांगीर के टाइम कैप्टन हॉकिंस। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया। दूसरा कौन था, सर टॉमस रो। यहाँ वो 3 वर्ष तक रहा। भारत में मुगल दरबार में पुर्तगालियों का प्रभाव अधिक होने के कारण उसे अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंततः वह शहजादा खुर्रम से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में सफल हुआ। अंग्रेजों को भड़ौच, अहमदाबाद तथा आगरा में व्यापारिक कंपनियां स्थापित करने का आज्ञा पत्र मिल गया। तब क्या आखिरकार इनको आज्ञा पत्र मिल ही गया। 1640 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी ने मद्रास में एक सुदृढ़ दुर्ग की स्थापना की तथा 1668 ईस्वी में मुंबई पर अपना क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। भारत में अंग्रेजों तथा डचों फ्रांसीसियों से क्या हुआ, व्यापारिक संघर्ष हुआ जिसमें अंग्रेज क्या हुए, सफल हुए, उनकी विजय हुई। धीरे धीरे अंग्रेजों का भारतीय व्यापार पर पूर्ण रूपेण अधिकार हो गया। डेनिश आते हैं भारत में, उनके बारे में पढ़ेंगे। 1616 ईस्वी में डेनमार्क निवासी को क्या कहा जाता था, डेनिश कहा जाता था। इनका जो आगमन भी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य हुआ। इन्होंने यहीं ट्रावनकोर एवं श्रीरंगपट्टम में अपने व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। कहाँ पर की, ट्रावनकोर और श्रीरंगपट्टम में की। किंतु परिस्थितियों के अनुकूल न होने के कारण डेनिश व्यापारियों ने अपने केंद्र अंग्रेजों को बेच दिए और भारत से वापस चले गए। भारत में फ्रांसीसियों के आगमन के बारे में देखेंगे। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी भी व्यापार करने आए। इनको लगा कि तो सभी लूटे ले जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं, हम भी इंडिया घूमते हैं, देखते हैं वहाँ के बारे में, हमें कितना लाभ मिलता है। इस तरीके से इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। यह एक सरकारी कंपनी थी जिस पर व्यापारियों के स्थान पर राजा का क्या था, पूर्ण नियंत्रण था, जबकि अन्य व्यापारिक कंपनियों पर व्यापारियों का नियंत्रण था। तो ये डिफरेंस हो जाता है कि और जो कंपनियां थी उन पर राजा का नियंत्रण नहीं हुआ करता था। फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार से पूंजी एकत्र करके मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना था। यद्यपि फ्रांसीसी भारत में सबसे बाद में आए, किंतु यहाँ के राजनीतिक षड्यंत्रों में उन्होंने सबसे पहले भाग लिया। फ्रांसीसियों ने सूरत और मछलीपट्टनम में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। कहाँ पर किए, सूरत और मछलीपट्टनम में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने जब भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहा, तब अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य क्या होता है, संघर्ष होता है। तो इनका नाम पूछा जा सकता है, कौन है ये, गवर्नर डुप्ले। दोनों यूरोपीय शक्तियों के बीच 3 युद्ध हुए जिन्हें क्या कहा जाता है, कर्नाटक युद्ध। अंत में होता है 1760 ईस्वी में बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से परास्त कर दिया। अंततः वह एकमात्र यूरोपीय शक्ति के रूप में रह गई उसने भारत पर अनेक वर्षों तक क्या किया, शासन किया। कब आज़ाद करते हैं, जब हमारा देश आज़ाद होता है 1947 ईस्वी में जाते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के क्या कारण थे।
यहाँ आने वाली यूरोपीय शक्तियों ने भारत में व्यापारिक केंद्र बनाया, यहाँ से व्यापार कर अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया तथा अधिकाधिक लाभ प्राप्त किया। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के निम्नलिखित कारण थे। भारत की आर्थिक संपन्नता ने यूरोपीय व्यापारियों को आकर्षित किया, क्योंकि तब इतना हमारे यहाँ पर प्रत्येक क्षेत्र में हमारा देश बहुत आगे था, तभी तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जैसे ही यूरोपीय कंपनियां आती हैं, यहाँ से व्यापार करके लूट के सब ले जाती हैं। तो इस तरीके से इनका जो मेन कारण था कि जो भारत की जो आर्थिक संपन्नता को देखकर ये सभी आकर्षित हुए। यूरोपीय बाजार में भारतीय मसाले की बहुत मांग थी, क्योंकि वहाँ के ठंडे प्रदेश हुआ करते थे, तो उन्हें किसकी ज़रूरत पड़ती थी? काली मिर्च की ज़रूरत पड़ती थी, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। मसाले यूरोपीय बाजार में बहुत अधिक महंगे बिकते थे, अपने यहाँ से सस्ते खरीद कर अपने यहाँ पर बहुत ही महंगे बेचते थे। वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों ने यूरोप एवं एशिया के व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया था। वे स्पेन और पुर्तगाली व्यापारियों को हिस्सा देने के लिए तैयार न थे, ये भी कारण है। वास्को डी गामा द्वारा भारत आने का सरल मार्ग खोज लेना यूरोपीय व्यापारियों के लिए लाभकर रहा। केप ऑफ गुड होप से आया था वास्को डी गामा, केरल में आया था, जो कालीकट बंदरगाह था। स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने किया था, वहां के राजा ने। भारत में बने मिट्टी के बर्तनों की यूरोपीय देशों में व्यापक मांग थी। 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण यूरोप व भारत के बीच स्थल मार्ग बंद हो गया था, अतः यूरोपीय देश में समुद्री मार्ग की खोज में लग गए। शीघ्र ही उन्हें भारत आने का सरल जल मार्ग भी मिल गया था, ये बहुत ही लाभकारी रहा। भारत में कुटीर उद्योग एवं कच्चे माल की उपलब्धता की संभावना का क्या हुआ? विकास हुआ। वास्को डी गामा कब आया था भारत में? ये आप क्वेश्चंस करेंगे, बताइएगा कब आया था भारत में? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? बताइएगा, कुछ तो आप भी करेंगे। मैं आपको ये बता देती हूँ कब आया था। 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी? 1600 में। लास्ट क्वेश्चन आप बताएंगे, इस क्वेश्चन को आप बताएंगे कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? बांडीवास का युद्ध जब अंग्रेजों ने खदेड़ कर भगाया था, किसको भगाया था वो भी आप बताएंगे। भारत में अंग्रेजों के आगमन के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? ये आप बताएंगे। जैसे कि कौन था, ये मैं आपको बता देती हूँ। एलिजाबेथ फर्स्ट। हॉलैंड के निवासियों को क्या कहा जाता था? डच। भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के मुख्य कारण क्या थे? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण थे? भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के क्या कारण थे? संक्षेप में बताइए। अभी तक आपने पढ़ा है उसके बेस पे ये बहुत ही इजीली कर लेंगे। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का वर्णन कीजिए। भारत में साम्राज्य स्थापित करने में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे? ये भी आप बताएंगे। बहुत अच्छे से कर लेंगे, मैं पूरी आशा करती हूँ। तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और फीडबैक ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।